दोस्तों नमस्कार। डर तो है और यह डर आरएसएस के भीतर है। आरएसएस को डर इसलिए नहीं है कि सामाजिक सांस्कृतिक संगठन के तौर पर इस देश में जिन मुद्दों के आश्रय राजनीतिक लकीर खींची गई वह राजनीतिक लकीर अधूरी है, बिल्कुल नहीं। इस दौर में उनके अपने प्रचारक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस लकीर को तो पूरा कर दिया, वो चाहे आर्टिकल 370 का जिक्र हो या अयोध्या में राम मंदिर का जिक्र हो। डर इस बात को लेकर है कि जो सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर इस देश के अलग अलग राज्यों में जो विस्तार मिला, कहीं आने वाले वक्त में वह विस्तार रुक ना जाए, थम ना जाए। और रुकना और थमना ही नहीं, बल्कि मुश्किल हालात यह है कि आने वाले वक्त में कहीं उनके सामने वैसी ही मुश्किल खड़ी ना हो जाए जो एक वक्त आरएसएस पर लगी पाबंदी को लेकर हुई थी। यह डर शायद राजनीतिक तौर पर आरएसएस को सक्रिय करता है। यह डर शायद स्वयंसेवकों के भीतर राजनीतिक तौर पर एक जोश भरता है और आरएसएस अपने कोर विचारधारा को किसी भी हालत में राजनीतिक तौर पर अलग होने देना नहीं चाहता है। और ध्यान दीजिए, जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उन 5 राज्यों में तकरीबन 115 जिले ऐसे हैं जहां पर आरएसएस की शाखाएं लगती हैं। और अगर 3 राज्यों का जिक्र करें, जो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, जो खास तौर से हिंदी पट्टी का वह इलाका है जहां पर आरएसएस की जमीन जिले दर जिले पुख्ता है, उसके दायरे में भी तकरीबन 85 से 90 जिले आते हैं। और इन तमाम जगहों पर आरएसएस के स्वयंसेवकों की मौजूदगी है। इन तमाम जगहों पर शाखाएं लगती हैं और इस देश के भीतर में जितनी शाखाएं लगती हैं, अगर इन 3 राज्यों में जितनी शाखाएं लगती हैं अगर उसको कम कर दिया जाए तो एक झटके में लगभग 22,000 शाखाएं कम हो जाएंगी इन 5 राज्यों को लेकर और तकरीबन 18,000 शाखाएं खत्म हो जाएंगी सिर्फ इन 3 राज्यों को लेकर। इससे पहले तो ऐसा डर नहीं था चुनाव को लेकर, इससे पहले यह मुश्किल सोच भी नहीं थी। और शायद यही वो वजह है, राजनीतिक तौर पर आरएसएस एक हथियार के तौर पर है और दूसरी तरफ एक मुद्दे के तौर पर है। कांग्रेस या कहें कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने आरएसएस को एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया और आरएसएस एक राजनीतिक हथियार के तौर पर बीजेपी के लिए काम करती रही। इन दोनों परिस्थितियों में इससे पहले कभी ऐसी नहीं स्थिति थी कि अगर राज्य के चुनाव हो या केंद्र के चुनाव हो, आरएसएस के भीतर यह मुश्किल नहीं थी कि वह इस देश का राजनीतिक मुद्दा बन गई। लेकिन मुद्दा इस दौर में बन गई है और शायद यही वो मुश्किल है जहां पर अब वो अपने उस कोर को पकड़ना चाहती है जिस कोर के आश्रय बीजेपी एक अलग पार्टी के तौर पर नजर आए तमाम राजनीतिक दलों की भीड़ में। और इसीलिए उस हिंदुत्व और उस अयोध्या और राम मंदिर का जिक्र अपने तौर पर आरएसएस कर रही है और आरएसएस कर रही है तो बीजेपी भी अब उस दिशा में बढ़ चुकी है। क्योंकि बीते दिनों यानी 5 तारीख से 7 तारीख तक जो बैठक कार्यकारी मंडल की आरएसएस की, जिसमें तकरीबन 357 पदाधिकारी जो आरएसएस के इस देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे थे, और उसका पूरा आंकड़ा आरएसएस खुद बतलाता है कि दरअसल जितनी बड़ी तादाद में 357 प्रतिनिधि पहुंचे थे वो 11 क्षेत्रों से थे। वह लगभग 45 प्रोविंस से थे, जो प्रोविंस उन्होंने अपने प्रचारकों के लिए अलग अलग हिस्सों में बांटा है। और चर्चा इस बात को लेकर जबरदस्त थी कि दरअसल अयोध्या में राम मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो प्रधानमंत्री मोदी के साथ वहां पर सर संघचालक मोहन भागवत उनकी भी मौजूदगी होगी। यानी अभी तक विपक्ष जो ये सोच रहा था कि दरअसल बीजेपी ने राम मंदिर का निर्माण और इसका प्रचार प्रसार इस रूप में करना शुरू किया जैसे ये देश का ना हो बल्कि उनका अपना हो, तो उसमें और ज्यादा अपना ही है, इसको बताने और समझाने के लिए सर संचालक की मौजूदगी भी प्राण प्रतिष्ठा जो 22 तारीख से होगी उस दौर में होगी। और उससे पहले इस देश के भीतर में 1 जनवरी से जो कार्यक्रम शुरू होंगे उनकी एक अलग फहरिस्त है। लेकिन अगला सवाल इसके तुरंत साथ राजनीति का जुड़ता है और अब
प्रधानमंत्री मोदी कहें, आरएसएस के प्रचारक के तौर पर आप देखना चाहते हैं, देखें, या फिर चुनाव के दौर में तमाम मुद्दों के दौर से हटते हुए एक क्षण में अब खुद नरेंद्र मोदी भी राममय खुद को बनाने की दिशा में बढ़ चुके हैं। कैसे कैसे किन किन परिस्थितियों में आरएसएस को लग रहा है संकट है, कैसे कैसे किन परिस्थितियों में बीजेपी को लगने लगा है अब जाति की राजनीति से काम नहीं चलेगा, कोर इशू पर लौटना होगा जो हिंदुत्व से जुड़ा हुआ है। और कैसे कैसे इस दौर में एकमात्र हिंदुत्व का ही वो राग है जो पूरी बीजेपी को एकजुट रख सकता है या संघ के भीतर से उठते सवालों को भी रोक सकता है। और आखिरी सवाल जो उठ के इस दौर में आ रहा है कि अगर अपने कोर इशू से भटक गए और चुनाव हार गए तो उसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा। जो कुछ भी नहीं बचेगा इसका मतलब क्या है, इसे समझने से पहले प्रधानमंत्री का आज का वो भाषण का हिस्सा जरूर सुनिए, क्योंकि एक तरफ योगी अयोध्या में अपनी कैबिनेट लगाकर बैठे थे, 18 कैबिनेट मिनिस्टर्स की मौजूदगी वहां पर थी, अलग अलग तरीके से प्रस्ताव पास हो रहे थे, लेकिन इसी दौर में कौन सा भाषण किन शब्दों के जरिए और अयोध्या और मंदिर को क्यों याद इस रूप में किया जा रहा था, एक चुनावी रैली में इसका जिक्र होगा, लेकिन पहले सुना जाए इसे। आजकल मैं जहां भी जाता हूं वहां अयोध्या में बन रहे प्रभु राम के भव्य मंदिर की चर्चा चलती है। पूरे देश में खुशी की लहर है। सौभाग्य से भरे इस पावन कालखंड में मेरे मन में एक बात बार बार आती है। मैं स्वयं सोचता रहता हूं और जो बड़ों से सुना हुआ है वो बात हर पल मेरे कान में गूंजती रहती है, मेरे मन को आंदोलित करती रहती है और मुझे तेज गति से दौड़ने की प्रेरणा देती है। और वो बार बार मैं उसका स्मरण करता हूं जहां कहा गया है, राम काज किने बिनु मोहि कहां विश्राम। तो अयोध्या और राम मंदिर चुनाव में लौट आया है, और लौटने का मतलब यह नहीं है कि बीजेपी को लग रहा है कि वह चुनाव कैसे जीतेगी। इसके लौटने का मतलब यह भी है कि भुज में जो अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक हुई, जिसमें बड़ी तादाद में संघ के पदाधिकारियों की मौजूदगी थी, जिसमें विश्व हिंदू परिषद भी था, जिसमें बीजेपी के नेता भी थे, जिसमें एबीवीपी के नेता भी थे, जिसमें भारतीय मजदूर संघ के नेता भी थे, जिसमें भारतीय किसान संघ के नेता भी थे, जिसमें आदिवासी कल्याण आश्रम से जुड़े नेताओं की भी मौजूदगी थी, स्वयंसेवकों की मौजूदगी थी। लेकिन हर के जहन में 2-3 सवाल बहुत साफ थे। 100 बरस आरएसएस के होने जा रहे हैं, 100 बरस के मौके पर सत्ता गंवानी नहीं है। 100 बरस के मौके पर सत्ता अगर चली गई तो मुश्किल हालात राजनीतिक तौर पर उनके सामने खड़े हो जाएंगे, और जिस सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन का राग वो अलापते हैं और लगातार कहते हैं और विपक्ष उसे खारिज करता है, ये कहते हुए कि दरअसल इनकी पूरी गतिविधियां राजनीतिक तौर पर हैं, तो चुनावी हार के बाद इस देश के भीतर में जो खटास सत्ता और विपक्ष को लेकर है, उसके बीच में अगर मुद्दा आरएसएस है तो इनके लिए मुश्किल हो जाएगी। और शायद इसीलिए राष्ट्रीय विकास, सामाजिक सद्भाव और ग्रामीण विकास, इन 3 चीजों को इस बैठक का हिस्सा बनाया गया। और इसके पैरेलल में इस बात का जिक्र होते रहा कि राष्ट्रीय संपर्क अभियान जो 1 जनवरी से शुरू होगा वो 15 जनवरी तक देश भर में चलेगा। हर घर घर में जाकर स्वयंसेवक दरवाजा खटखटाएगा, और जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी और जहां पर संघ के मुखिया यानी सरसंघ चालक मोहन भागवत की मौजूदगी होगी और तमाम विश्व हिंदू परिषद के नेताओं की मौजूदगी होगी, वो सभी मौजूदगी के साथ राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के वक्त में इस देश के भीतर में संघ को लेकर हर कोई अपने आप को जागृत महसूस करे, और इस महसूस को कराने के लिए यह राष्ट्रीय अभियान है।
और उस कड़ी में मौजूदा वक्त की राजनीति को समझिए। अगर इन 3 राज्य जो हिंदी पट्टी के 3 राज्य हैं, तीनों राज्यों में अगर कांग्रेस जीत जाती है तो इसका सीधा असर उत्तर प्रदेश में पड़ेगा, और उत्तर प्रदेश में अगर असर पड़ गया तो एक झटके में संघ के सामने ऐसी मुश्किल होगी जो कि 1989 से पहले जब मंडल और कमंडल का पूरा राजनीतिक द्वंद्व चल रहा था, उससे भी बुरी स्थिति में आकर चीजें खड़ी हो जाएंगी। क्योंकि उस दौर में यह भी कहा जाता है कि संघ को लेकर, संघ के भीतर बीजेपी को लेकर, बीजेपी के भीतर बहुत सारे सवाल थे। तब अयोध्या आंदोलन की शुरुआत इस रूप में की गई जिसमें रथ यात्रा निकाली गई और अडवाणी जी उस पर सवार हुए, और इसी दौर में मंडल की राजनीति को भी उस दौर में वीपी सिंह ने जोड़ दिया। और ध्यान दीजिए, मंडल जब इस देश में लागू होता है तो समर्थन बीजेपी कर रही थी, लेकिन जैसे ही लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी बिहार में होती है वैसे ही समर्थन वापस लिया जाता है, और मंडल और कमंडल की राजनीति 2 दिशा में, खास तौर से उत्तर प्रदेश और बिहार को अलग राजनीति की दिशा में ले जाती है जो समूचे देश से बिल्कुल अलग थी। और आज की तारीख में भी, आज जब प्रधानमंत्री अयोध्या और राम मंदिर का जिक्र कर रहे थे, और आज जब योगी आदित्यनाथ अयोध्या में कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ बैठकर आने वाले वक्त में कैसे तमाम मंदिरों को लेकर और अयोध्या को देश दुनिया से जोड़ने के जो रास्ते हैं जल थल वायु के, उसको लेकर वह निर्णय ले रहे थे। उसी वक्त बिहार में आरक्षण 75% कर दिया गया। उसी दौर में जाति के आधार पर सेंसस और उसके आधार पर आर्थिक परिस्थिति और उसके जरिए विकास का जो मंत्र अपने तौर पर नीतीश कुमार ने वहां से देना चाहा, उसका मतलब यही था कि हम बहुत गरीब हैं, बिहार बहुत गरीब है, इसको आप विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, और हम जिस रास्ते सामाजिक न्याय को ले जाना चाहते हैं उस सामाजिक न्याय के रास्ते में यह जो परिस्थिति रहती है, जो कमंडल की रहती है, वो बार बार कहीं ना कहीं चोट पहुंचाती है। ये शब्द ना हो, लेकिन मौन रूप से एक लड़ाई राजनीतिक तौर पर इस देश में अब भी मंडल कमंडल की चल रही है, और मंडल को लेकर यानी ओबीसी की धारणा को लेकर इसीलिए लगातार बीते दिनों प्रधानमंत्री गरीब ही सबसे बड़ी जाति है इसका जिक्र कर रहे हैं। तो क्या यह पूरा असर एक डर का है, जिस डर को अब आरएसएस के भीतर समाया जा चुका है? और यह सवाल इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि हम जब जिक्र इन 3 राज्यों का कर रहे हैं, जिन राज्यों के भीतर जातीय समीकरण के आश्रय बीजेपी बहुत पिछड़ गई है, चेहरे के आश्रय यानी छत्रप नेताओं के आश्रय बीजेपी बहुत पिछड़ गई है। इन जगह जो वोटों का समीकरण होता है उस दायरे में बीजेपी बहुत पिछड़ गई है, और इस दौर में जो स्वयंसेवक है जिले दर जिले और जिले दर जिले जो बीजेपी के नेता हैं, दोनों के बीच तालमेल मुद्दों को लेकर नहीं बन पा रहा है। तो ऐसे में हिंदुत्व, राम मंदिर या अयोध्या का जिक्र बहुत जरूरी है। और ये पोस्टर भी मध्य प्रदेश में तमाम जगहों पर लगे हैं, ये पोस्टर अभी छत्तीसगढ़ नहीं पहुंचे, लेकिन बावजूद इसके अब इसका जिक्र क्यों जरूरी है और पार्टी, संगठन, स्वयंसेवकों के बीच एक एकजुटता क्यों जरूरी है, अब इसका अंदेशा इस रूप में है क्योंकि यह सफर 2024 तक जाता है, और 2024 को लेकर किसी भी तरीके का कोई नया राजनीतिक प्रयोग करने की दिशा में आरएसएस तैयार नहीं है, क्योंकि वह खुद एक पॉलिटिकल इशू है। 3 सवाल। पहला सवाल, क्या यह संयोग है कि आज प्रधानमंत्री अयोध्या का जिक्र करते हैं, राम मंदिर का जिक्र करते हैं? क्या यह संयोग है कि आज ही कैबिनेट की बैठक होती है और आज ही जो मोहर लगती है उसमें इस बात का जिक्र होता है कि कैसे
अयोध्या को जो माधा जमथरा गांव है उसको भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय बनाया जाएगा, 25 एकड़ जमीन दी जाएगी। देवी पाटन धाम तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद के प्रस्ताव पर मुहर लगती है। और तो और जो पर्यटन और विकास के लिए जो 5,000 करोड़ की योजना है उस पर भी लगती है। और अयोध्या से काशी होकर कलकत्ता से जलमार्ग जोड़ने का जो पूरा प्रभाव है, यानी यूपी के अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन भी, उस पर भी सहमति है। इसको केंद्र में क्यों रखा जा रहा है? बिहार के भीतर मंडल की राजनीति पूरे तरीके से वहां की राजनीतिक परिस्थितियों को हिला चुकी है। योगी आदित्यनाथ की अपनी गवर्नेंस ने इस दौर में यह पाठ जरूर पढ़ा दिया कि वह चाहे मठ से निकले हो, लेकिन गवर्नेंस के तौर पर उन्होंने जो कुछ, चाहे वो बुलडोजर की भूमिका हो, चाहे दिल्ली से टकराने की सोच रही हो, राजनीतिक तौर पर उन्होंने अपनी ठसक के साथ आरएसएस को साथ लेकर चलने की कोशिश की और सफल हुए। लेकिन अगला सवाल यह है कि चुनाव के परिणाम उत्तर प्रदेश पर क्या असर नहीं डालेंगे, और अगर डालेंगे तो उससे पहले वह कौन सी धारणा है जिसके जरिए पहले अपने घर को तो ठीक किया जाए, जहां पर कोई ऐसी परिस्थिति ना लगे कि राजपूत और ब्राह्मण टकरा रहा है, ऐसा ना लगे कि मंत्रिमंडल के भीतर बैठा हुआ कोई शख्स जो है वो सीएम बनने के लिए बेताब है या उसके लिए एक व्यू रचना हो रही है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। स्वयंसेवकों को लेकर भी ऐसा होना चाहिए कि वो साथ चल रहे हैं। क्या ये एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें एक झटके में इन 3 हिंदी पट्टी के राज्यों की राजनीति ने समूचे आरएसएस और बीजेपी की नींव पर एक हमला कर दिया है? हो सकता है, इससे इनकार बिल्कुल नहीं कीजिए, क्योंकि 2-3 फहरिस्त को और समझिए। आज का दिन पहले से तय था, कोई भी कह सकता है योगी की कैबिनेट वहां पर बैठनी थी, लेकिन आज के दिन प्रधानमंत्री को यह कहना था, आज के दिन नीतीश कुमार को आरक्षण बढ़ाना था, आज ही के दिन ऐसी परिस्थिति बननी थी। यह सवाल इसलिए अनसुलझा है। और आज ही का दिन क्यों था तय, यह भी जवाब समझिए, क्योंकि आरएसएस आज का दिन हमेशा याद रखता है, क्योंकि आज ही के दिन 9 नवंबर 1989, यानी जब मंडल कमंडल का जिक्र हम आपसे कर रहे हैं, उस वक्त याद कीजिए श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का शिलान्यास 9 नवंबर 1989 को ही हुआ था, यानी तकरीबन 35 बरस पहले। और उसके बाद जब निकलिएगा, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था राम जन्मभूमि विवाद पर, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, वह भी 9 नवंबर 2019 को था। इसीलिए 9 नवंबर 2023 को 18 कैबिनेट मिनिस्टर के साथ वहां पर पहुंचते हैं और इस बात को लेकर अलग अलग प्रस्ताव को पास करने के लिए जब बैठते हैं, तो उसके साथ आने वाले वक्त में जो अयोध्या में राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है और राजनीतिक समीकरण इस दौर में जो बनेंगे, उसमें योगी आदित्यनाथ की भूमिका कितनी बड़ी होगी। और योगी आदित्यनाथ के पीछे कोई जातीय समीकरण अगर है तो वह सवर्णों के बीच है, जहां पर राजपूत और ब्राह्मण टकराता हुआ दिखाई देता है। लेकिन समूची राजनीति जाति के तौर पर किसी ने उत्तर प्रदेश में साधी है तो दिल्ली के जरिए भेजे गए एक वक्त संगठन संभालने वाले बंसल जी थे, दूसरी तरफ एक वक्त में खुद अमित शाह थे, और तीसरे वक्त में खुद को ओबीसी के तौर पर खड़ा करने वाले प्रधानमंत्री मोदी थे। लेकिन इस दौर में जब जाति के आधार पर सेंसस ने और ओबीसी के आरक्षण को लेकर और इस देश के भीतर में जातीय समीकरणों के सवालों को विपक्ष ने किस तरीके से हाथों हाथ लिया, और विपक्ष नहीं बल्कि कांग्रेस भी एक झटके में एक पॉलिटिकल शिफ्ट उसमें आ गया, तब यह हड़कंप संघ के भीतर भी मची। क्योंकि ध्यान दीजिए, संघ जो है भविष्य को पढ़ता है, और जब लाल कृष्ण आडवाणी 2009 में उनके दावेदार थे प्रधानमंत्री पद के, उससे पहले ही उन्होंने खोजना शुरू कर दिया था कि अब किसी युवा को लेकर आना है जो लीड करे, और उसमें एक वक्त में नाम शिवराज सिंह चौहान का भी था, और गुजरात के जो मुख्यमंत्री, गोवा के जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे उनका भी नाम था, और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे तो इनका भी नाम था। एक दौड़ थी। लेकिन इन सब के बीच नितिन गडकरी भी जब अध्यक्ष बन गए तो उनकी भी दौड़ थी, क्योंकि वो मान रहे थे आने वाले वक्त में बुजुर्ग नेताओं से काम नहीं चलेगा, युवा से चलेगा। और संयोग से मौजूदा वक्त में वही सवाल
राहुल गांधी को लेकर भी गूंजने लगा है कि दरअसल राहुल गांधी के पास भी उम्र है और इस देश में ज्यादातर वोटरों के पास अभी उम्र है। तो राजनीतिक तौर पर कैसा बदलाव, किस रूप में कौन सा बदलाव होगा, यह अभी कोई नहीं जानता है। जो बीजेपी ने अगर अपनी जमीन पर पकड़ नहीं बनाई और उस जमीन पर पकड़ बनाने की जो विशेष भूमिका इस दौर में मोदी और शाह अपना रहे हैं, अगर ये सफल नहीं हुए तो मुश्किल उनके लिए वहां भी आ सकती है। यह सिर्फ संकेत है और संकेत इसलिए मायने रख रहे हैं क्योंकि जो बैठक हुई उसमें जब सारी चीजें अयोध्या के राम मंदिर और उसके जरिए 2024 की दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही है, तो यह सवाल है क्या वाकई एक डर है और क्या वाकई यह सवाल है जो धीरे धीरे बड़ा होने लगा है। सवाल तो बड़ा होने लगा है, इससे कोई इनकार करेगा नहीं। और शायद इसीलिए जो बड़े सवाल उभर कर आ रहे हैं उसमें सिर्फ यह नहीं है कि संघ डरा हुआ है, उसमें सवाल यह भी है कि खुद प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा काम नहीं करेगा। इस शब्द को लिखने वाला कोई दूसरा शख्स नहीं था, बल्कि संघ का मुखपत्र ऑर्गेनाइजर अपने तौर पर इसका जिक्र करता है। और अब यह भ्रम की स्थिति है कि जाति के मुद्दे को ज्यादा मत उठाइए, गरीबी का जिक्र कर लीजिए और देखिए दूसरी तरफ जैसे ही गरीबी को एक बड़ी जाति के तौर पर नरेंद्र मोदी चुनावी भाषणों में जिक्र करते हैं तो विधानसभा के भीतर नीतीश कुमार भी कहते हैं बिहार सबसे गरीब है और यह बात सेंसस से सामने आई है, तो इसको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। वह बिहार को लेकर उस राजनीति को समेटना चाहते हैं जहां पर बीजेपी सेंध ना ला सके और बीजेपी गरीब का इस्तेमाल करते हुए अपने तौर पर उसको लपेटना चाहती है जिससे सोशल इंजीनियरिंग या ओबीसी का मसला सेंध ना लगा सके। और इन दोनों परिस्थिति को समझते हुए संघ इस बात की दिशा में बढ़ना चाहता है कि अपना कोर एजेंडा जो हिंदुत्व का है उससे आपको डामाडोल नहीं होना है और उसकी लाइन ऐसी है जिसमें सब कोई जुड़ेगा। जातियां भी टूटेंगी नहीं तो लेकिन भावनात्मक तौर पर वो आपके साथ जुड़ेगी। यह बड़ा चेंज इस दौर में दिखाई देने लगा है। असर क्या होगा? असर सबसे बड़ा यह है कि अगर यह मुद्दा भी राजनीतिक तौर पर बीजेपी और संघ के अनुकूल चुनावी राज्यों में नहीं फिट बैठता है तो इसका सीधा असर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर पड़ेगा। यह गुजरात तक अभी नहीं जाएगा लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बहुत साफ तौर पर पड़ेगा और एक बड़ा व्यापक परिवर्तन समाजवादी पार्टी के भीतर भी नजर आएगा, जो अभी तक थोड़ी सी हल्की महसूस अपने आप को राजनीतिक तौर पर बीजेपी, संघ या मोदी को लेकर लगती है। उसको उस दौर में अपने आप को विकल्प बनाने की दिशा में कहीं एग्रेसिव होकर सामने आना पड़ेगा और यह चेंज मायावती के भीतर भी सवाल खड़ा करेगा। अब उनकी भूमिका क्या है जो कि अभी तक वो साइलेंट है, वो भी जागृत हुई तो एक झटके में बीजेपी के पास संकट राष्ट्रीय तौर पर होगा, लेकिन डर आरएसएस के भीतर होगा क्योंकि पॉलिटिकल इशू इस दौर में आरएसएस है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।